ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों को उनकी भविष्यवादी नीतियों और निर्णयों के कारण शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक मान्यता मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने नेटवर्क पर यात्रियों की सुविधा के लिए डीएमआरसी ट्रैवल नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पात्र निजी क्षेत्र के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू करने और संचालित करने की अनुमति दी है और देश के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 132वें संस्करण के ट्रॉफी टूर की शुरुआत नई दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर दिल्ली कैंट से हुई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों को उनकी भविष्यवादी नीतियों और निर्णयों के कारण शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक मान्यता मिल रही है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब दिल्ली विश्वविद्यालय के मात्र 3 कॉलेज थे, लेकिन अब इनके संबद्ध कॉलेजों की संख्या 90 से ज्यादा है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी, आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब भारत का नाम कमजोर अर्थव्यवस्था की सूची में शामिल था, लेकिन आज भारत विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में केवल 12 भारतीय विश्वविद्यालय क्यूएस विश्व रैंकिंग में शामिल थे और आज इनकी संख्या बढ़कर 45 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय मात्र विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पुरुष विद्यार्थियों की तुलना में महिला विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, जो लैंगिक अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार का परिचायक है। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में बड़ी संख्या में कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी, आईएम, एनआईटी और एआईएमएम जैसे संस्थानों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी संस्थान नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स जैसी संस्थाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये सभी इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा कुछ नया करना चाहता है और केवल डिग्री प्राप्त करने तक उसका उद्देश्य सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का युवा अपनी अलग राह बनाने का लक्ष्य रखता है। एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे, यानी एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी। शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी, लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता। वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की है। श्री प्रधान ने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को बधाई दी। दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले 100 सालों में देश को अनेक वैज्ञानिक दिए, देश को अनेक पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर दिए, जननेता दिए, अनेक उद्योग जगत की मूर्धन व्यक्तित्वों को दिए, अनेक कला साहित्य संस्कृति की प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया, अनेक पत्रकार मित्रों को दिया, अनेक न्यायपालिका की बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कार से आगे बढ़े हैं। ऐसे सफलता के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की 100 साल पूरी हो रही है।
दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। पिछले 100 वर्षों में विश्वविद्यालय का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है। अब विश्वविद्यालय में 86 शिक्षण विभाग तथा 90 संबद्ध कॉलेज हैं। विश्वविद्यालय से अब तक 6 लाख से अधिक छात्र डिग्री ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय अमृतकाल, एक जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने आज अपने नेटवर्क पर यात्रियों की सुविधा के लिए डीएमआरसी ट्रैवल नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप मोबाइल क्यूआर टिकट बनाएगा जो सुविधाजनक और परेशानी मुक्त होगा। ऐप को औपचारिक रूप से डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ विकास कुमार ने मेट्रो भवन स्थित मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लॉन्च किया। इस नए मोबाइल ऐप के साथ यात्री अब सीधे अपने स्मार्टफोन से टिकट खरीद सकते हैं, जिससे टिकट काउंटरों और वेंडिंग मशीनों पर जाने या कतारों में खड़े होने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इस ऐप में ट्रैवल प्लानर, किराया कैलकुलेटर, स्टेशन की जानकारी और स्मार्ट कार्ड रिचार्ज जैसी अन्य यात्री सुविधाएं भी हैं। ऐप इंटरचेंज स्टेशन सहित मूल स्थान से गंतव्य तक मार्ग की जानकारी भी दिखाता है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पात्र निजी क्षेत्र के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू करने और संचालित करने की अनुमति दी है। इस योजना के तहत 2 साल के कार्यकाल के लिए 31 मार्च 2025 को या उससे पहले खाता खोला जा सकता है। इसके साथ ये योजना अब डाकघरों और पात्र अनुसूचित बैंकों में सदस्यता के लिए भी उपलब्ध होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि योजना डाक विभाग के माध्यम से इस साल 1 अप्रैल से परिचालन में है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपए की सीमा के भीतर राशि जमा की जा सकती है। योजना के तहत की गई जमा राशि पर प्रतिवर्ष 7.5% की दर से ब्याज लगेगा, जो त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाएगा। इस तरह प्रभावी ब्याज दर लगभग 7.7% होगी। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। खाता धारक योजना खाते में से राशि का अधिकतम 40% तक निकालने के पात्र होंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर कथित रूप से ऑटो रिक्शा परमिट घोटाला में शामिल होने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस घोटाले में 14 लोगों की गिरफ्तारी से ये साबित हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल ने कहा कि ऑटो रिक्शा परमिट घोटाले से बुराड़ी परिवहन अथॉरिटी के अधिकारी सहित 14 लोगों की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की भ्रष्ट सरकार की एक और परत खुलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। श्री चौधरी ने कहा कि प्रशासनिक और नैतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग पर नियंत्रण नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म आदिपुरुष पर रोक लगाने संबंधी हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि आदिपुरुष फिल्म में हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। हिंदू सेना ने कहा है कि फिल्म में कई आपत्तिजनक दृश्य और डायलॉग हैं और ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है। नेपाल में इस फिल्म पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने आज राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न स्थानों पर सभी श्रेणियों में 5,500 से अधिक फ्लैटों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवासीय योजना 2023 शुरू की है। इस योजना के तहत नरेला, सिरसपुर, रोहिणी, लोकनायकपुरम में 1 BHK फ्लैट की पेशकश की गई। नरेला और द्वारका में 2 BHK जबकि जसोला में 3 BHK फ्लैटों की पेशकश की गई। फ्लैटों के लिए पंजीकरण आज शाम 5 बजे से शुरू हो गया है, जबकि फ्लैटों की बुकिंग 10 जुलाई दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होगी। डीडी ने जानकारी देते हुए कहा कि नरेला में कनेक्टिविटी और सुरक्षा उपायों में सुधार किया गया है, जबकि इस उपनगर में कई आधिकारिक संरचना परियोजनाएं भी शुरू होने जा रही हैं जो घर खरीदारों को आकर्षित करेंगी। अधिकांश 1 BHK फ्लैटों की कीमत वही रखी गई है जो विशेष आवासीय योजना 2021 के समय थी और अन्य की कीमत 2022-23 में यथा प्रस्तावित रखी गई है।
आवासीय विनियमों में संशोधन किया गया है, इसलिए अब दिल्ली में संचयी रूप से 67 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय भूखंड और निर्मित मकान धारकों को अनुमति न देने के पात्रता मानदंड लागू नहीं होंगे। दिल्ली नगर निगम ने 233 कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हुए। दिल्ली नगर निगम के सिविक सेंटर मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्य लेखापाल राकेश कुमार और वीर सिंह ने सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रशस्ति पत्र, पीपीओ शीट, लीव इनकैशमेंट के चेक प्रदान किए। निगम के सभी जोन में भी सेवानिवृत्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ साथ सुखमय जीवन की कामना करते हुए पौधे भेंट किए गए। इस अवसर पर निगम के उच्च अधिकारी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। देश के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 132वें संस्करण के ट्रॉफी टूर की शुरुआत आज नई दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर दिल्ली कैंट से हुई। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने ट्रॉफी को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टूर्नामेंट 3 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें देश भर के शीर्ष भारतीय फुटबॉल क्लब भाग लेते हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण 1888 में शिमला में हुआ था। तब इसकी शुरुआत एक आर्मी कप के रूप में हुई थी, जो केवल भारत में ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों के लिए हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे नागरिक टीमों के लिए भी खोल दिया गया। डूरंड कप टूर्नामेंट में विजेता टीम 3 ट्रॉफियां लेकर जाती है, जिनमें डूरंड कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप शामिल है। अगले 1 महीने में ट्रॉफी टूर के हिस्से के रूप में तीनों ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए कोलकाता पहुंचने से पहले देश भर में घूमेंगी और शिमला, उधमपुर, जयपुर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोकराझार, गुवाहाटी और शिलांग जैसे कुछ प्रमुख शहरों में प्रदर्शित होंगी। टूर्नामेंट के 132वें संस्करण में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की टीमों सहित कुल 24 टीमें भाग लेंगी। इस बार टूर्नामेंट में विदेशी टीमें 27 साल के अंतराल के बाद हिस्सा ले रही हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से चर्चा की। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के हानिकारक प्रभावों से पृथ्वी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के लाभ और जैविक खाद के उपयोग के बारे में बताया। डॉ मांडविया ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी की जानकारी दी। उन्होंने नैनो यूरिया और यूरिया गोल्ड के लाभ के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने कृषि मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे किसानों को यूरिया की ये किस्में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उन्हें बेहतर पैदावार मिले और अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान तेजस के उन्नत संस्करण MK-1E की आपूर्ति अगले वर्ष फरवरी से शुरू होने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि तेजस का ये उन्नत संस्करण अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित होगा और लंबी दूरी तक हथियारों को दागने में सक्षम होगा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस कल भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा के 7 वर्ष पूरे कर लेगा। ये अपनी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में से एक है। मंत्रालय ने कहा कि आने वाले वर्षों में तेजस और इसके नए संस्करण भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार बनेंगे। दिल्ली जल बोर्ड राजधानी के चुनिंदा इलाकों में आ रहे गंदे पानी की समस्या का आधुनिक तकनीकी की मदद से स्थायी समाधान करेगा। बारिश के दौरान जलभराव होने से अक्सर गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें बढ़ जाती हैं। इसका स्थायी समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक में जल बोर्ड के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कल दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के जल मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सौरभ भारद्वाज, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। राजधानी में आज कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री घटकर 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस घटकर और 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान सुबह 8:30 बजे तक 5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि इसके बाद 5:30 बजे तक 26.9 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों को उनकी भविष्यवादी नीतियों और निर्णयों के कारण शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक मान्यता मिल रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने नेटवर्क पर यात्रियों की सुविधा के लिए DMRC ट्रैवल नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पात्र निजी क्षेत्र के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू करने और संचालित करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।